देखो मैग्नीशियम 2412, एल्यूमिनियम बन गया 2413, 2413 मास नंबर बढ़ गया, सॉरी एटॉमिक नंबर बढ़ गया लेकिन मास नंबर नहीं बढ़ा। इनको कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशंस। जैसे आप केमिस्ट्री में इक्वेशंस बैलेंस करते हैं ना, तो 19 प्लस 0 19 हो जाएगा। यहाँ देखो 10 माइनस 9 दोबारा 9 हो जाएगा। ये वाली स्क्रीन आपको अब कॉपी करनी है। ये मेरा आज का पहला कॉन्सेप्ट है। टॉपिक चल रहा है, चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। चैप्टर का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स और टॉपिक चल रहा है रेडियो एक्टिविटी, और उसमें टॉपिक चल रहा है डीके, बीटा डीके। गलत गलत चीज भेज के क्योंकि इन्वेस्टर्स के साथ मैंने काम नहीं किया, किसी बिजनेस में इन्वेस्टर के साथ मैंने कभी किसी बिजनेस में काम नहीं किया। इन्वेस्टर्स को कभी नहीं बताया जाता, कभी नहीं बताना चाहिए कि बिजनेस में हम एक बिजनेस में थे जहाँ पर हम कार्टन्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लाते थे, तो हमने ऐसी गलती मांगी, मेरी गलती से बाद में लोगों से वो गलती करी, तो उसने डायरेक्ट गलती की। बोला था कि बात नहीं करिए, जब ये बात कर रहे थे मैंने आपके सामने आपको बोला कि शायद पहले सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं, वेट करिए ना, करिए बिल्कुल गलत थी, उसका मजा आता। अब आप सोचिए कि बचत आ गई ना, ये चीज सोचनी चाहिए। पास में होता है कि देखिए पास में इंसान कभी भी कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अब आप लिखिएगा कि मास नंबर, नीचे लिखिएगा मास नंबर डज नॉट चेंज इन बीटा डीके, मास नंबर डज नॉट चेंज इन बीटा डीके। देखो ऊपर 14 है, यहां भी 14 है। मास नंबर डज नॉट डीके, सॉरी मास नंबर डज नॉट चेंज इन बीटा डीके while atomic number increases by 1, while atomic number increases by 1। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये वाली एग्जांपल कॉपी करें। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके सीरीज। अब सब लोग आज की अगली हेडिंग डालिएगा, 2 लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा रेडियो एक्टिव डीके सीरीज। देखो
ये पॉइंट समझो कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स, और डीके का मतलब क्या होता है? जब कोई एलिमेंट लाइक कार्बन releases beta particles, जब कोई एलिमेंट लाइक कार्बन releases beta particles, it convert into another element, like here it converts into nitrogen. This is called radioactive decay. अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है, वो अल्फा से डिके करे तो उसका मास नंबर 2 से कम होगा। अगर वो बीटा से डिके करे तो उसका मास नंबर बढ़ेगा। जो लोग केमिस्ट्री लेते हैं उनको पता है, एटॉमिक नंबर, सॉरी, तो जो केमिस्ट्री लेते हैं उनको पता है कि एटॉमिक नंबर जो है वो असल में छोटा वाला नंबर होता है, ये वाला। इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर और इसको कहते हैं मास नंबर। तो जब अल्फा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है, और बीटा डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है। तो Z इज द प्रोटॉन नंबर। तो आपको ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी है, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा सब लोग। हाइपोथेटिकल सिचुएशन। Can you explain the screen again? हाँ, मैं बता देता हूँ, आप पहले कॉपी कर लें। देखो, दोबारा से समझिएगा। डीके सीरीज, डीके सीरीज में क्या होता है कि अगर कोई चीज अल्फा से डीके करे तो उसका एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है, और बीटा डीके में एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना हो तो आप यहाँ आकर देखें पीछे। देखो, बीटा डीके में क्या हुआ, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया। और अल्फा डीके जरा देखो आकर, कौन सी, हाँ देखो, ये देखो, ये अल्फा डीके। एटॉमिक नंबर था 92, 92 से बन गया 90, मतलब कितना कम हो गया, 2 कम हो गया ना। तो ये मेरा इसका मकसद था। अब देखो, इसका मतलब है कि 1 अल्फा डीके इज इक्विवेलेंट टू 2 बीटा डीकेस। जब कोई चीज एक मर्तबा अल्फा से डीके करती है, जब कोई चीज एक मर्तबा, जब कोई चीज एक मर्तबा अल्फा से डीके करती है तो उसका मतलब ये होता है कि वो 2 मर्तबा के बीटा डीके के बराबर होती है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करें, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। Sir, how will this be equal? देखो, इसको मैथमेटिकली सोचो।
इसको तुम अगर मैथमेटिकली सोचोगे तो बड़ा सिंपल है। अगर तुम किसी चीज में से 2 माइनस करो एक मर्तबा और 2 मर्तबा 1 प्लस करो तो वो वापस आ जाएगा ना। तुम कोई भी नंबर लो, मैं भी शो करता हूँ, तुम कोई भी नंबर लो, तुम उसमें से 2 माइनस करो, ठीक है, उसके बाद उसमें 2 मर्तबा 1 प्लस कर दो। अब जैसे एक बच्चे ने पूछा है कि इसका मतलब क्या है, जरा देखिएगा। देखो, ये आपको तभी समझ आएगा जब आप इन नंबरों को गौर से देखिएगा। जो लोग केमिस्ट्री नहीं लेते उनको मैं फिर बता रहा हूँ कि इसको समझिएगा कि ये केमिस्ट्री का सिंबल है। आपको केमिस्ट्री नहीं चाहिए, फिजिक्स में वो कभी नहीं कहेगा कि बताओ ये क्या है, सोडियम फ्लोरीन, ये नाम आपको नहीं चाहिए। बस आपको ये 2 नंबर समझ आने चाहिए। इसको कहते हैं मास नंबर और इसको कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं एटॉमिक नंबर। केमिस्ट्री में किसी एलिमेंट की जो पहचान है वो ये नीचे वाला नंबर होता है, ये वाला 11। सोडियम 23 11, ये अल्फा है। अल्फा डिके हुआ, जब अल्फा डिके हुआ तो 11 से 9 बन गया और 23 से 19 बन गया। जब बीटा डिके हुआ तो उसमें 19 वापस आ गया और नियॉन 10 बन गया। नियॉन 10 से 11 बन गया और बीटा डीके में 19 आ गया, सोडियम आइसोटोप। ये वाली डायग्राम कॉपी करिएगा। अब देखिएगा, जैसे एक बच्चे ने पूछा, अब देखो एक मर्तबा जब अल्फा डीके हुआ तो 11 बिकम्स 9, फिर एक मर्तबा बीटा डीके हुआ, इट कम्स बैक टू 10। आफ्टर अनदर बीटा डीके 11 कम्स अगेन। सो इसका मतलब है एक अल्फा डीके, एक अल्फा डीके बराबर होता है 2 बीटा डीकेस के। एक अल्फा डीके बराबर होता है 2 बीटा डीकेस के। Radioactive decay is a random and spontaneous process over space. नहीं जहरा, मैं इसको दोबारा बाकी लोगों के लिए क्लियर कर दूं। ये जो सिंबल होते हैं ना, फ्लोरीन, नियॉन, ये वो आपको देगा। वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप सोडियम लिखो या फ्लोरीन लिखो। ये तो सिर्फ केमिस्ट्री वालों को पता होता है ना, सब लोग तो फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री नहीं लेते। बस वो चाहेगा कि आपको नंबर पता हो। बस आपको ये पता हो कि जब अल्फा पे जाते हैं तो बड़े नंबर में से 4 माइनस कर दें, छोटे नंबर में से 2 माइनस कर दें। जब बीटा पे जाते हैं तो बड़े नंबर को एज इट इज रखें, छोटे नंबर में 1 ऐड कर दें। बस ये याद रखना है, केमिस्ट्री वाले सिंबल आपको वो देगा। अच्छा, अब नीचे लिखिएगा। Sir, but how is this equal? Because at mass number तो फिर भी change हो गया ना? हाँ, लेकिन देखो, आप मतलब में केमिस्ट्री नहीं लेते ना, तो मास नंबर जो होता है ना बेटा, मास नंबर से कुछ नहीं होता। असल में केमिस्ट्री कहती है कि एलिमेंट की आइडेंटिटी ये है। देखो सोडियम के नीचे मैंने क्या लिखा हुआ, पढ़ो, व्हाट आई हैव रिटन हियर। Isotope, but what Yes. does that mean? Means that it is sodium, but with a different mass number.
मास नंबर डज नॉट चेंज द एलिमेंट. तुम ज़्यादा केमिस्ट्री नहीं भी लेते, बट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन कॉमन लाइफ. दीज आर एलिमेंट्स. सो इनकी आइडेंटिटी ये वाला नंबर है. ये जब ये नंबर चेंज हो जाए तो ये चेंज होते हैं. बाकी मास से क्या होता है, ये हैवी हो जाते हैं या लाइट हो जाते हैं. गाड़ी है ना, उसमें ज्यादा लोग बैठ जाए तो वो रहेगी तो कार ही हैवी हो जाएगी. 4 लोग बैठ जाए, 2 लोग बैठ जाए, तो मास जो है, मास जो मास है उसके बदलने से ये नहीं बदलता. अगर मास बदल जाए तो हम कहते हैं कि ये उसका सिस्टर एलिमेंट है और उसको कहते हैं आइसोटोप. नीचे लिखिएगा कि लाइन चेंज करके नीचे लिखिएगा, लाइन चेंज करके नीचे लिखिएगा कि the example shown above is called a radioactive series. The example shown above is called radioactive series. Radioactive decay is a random and spontaneous process over space and time. चलो अब ये वाली चीज कॉपी करो. दिस इज माय नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे. आप ये वाली चीज कॉपी करो. देखो, रेडियोएक्टिव डीके इज अ रैंडम एंड स्पॉन्टेनियस. अब ये दोनों वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, रैंडम का मतलब होता है हमारी मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में वो चीज जिसको आप प्रिडिक्ट ना कर सकें. रैंडम का मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल. स्पॉन्टेनियस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है वो चीज जो खुद ब खुद हो. जैसे आप एक गाड़ी को स्लोप पे छोड़ दें, गाड़ी खुद ही नीचे आएगी. आप एक बॉल को हवा में छोड़ें, बॉल नीचे आएगी. इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस. रैंडम का मतलब है समथिंग अनप्रिडिक्टेबल. स्पॉन्टेनियस का मतलब है समथिंग नेचुरल. Random process means there is no way to tell which nucleus will decay and cannot predict when it is going to decay. आप जैसे जलजला आता है ना, उसको फिजिक्स कहती है रैंडम प्रोसेस. अगर आपके पास 100 न्यूक्लियाई हैं तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा न्यूक्लियस डिके करेगा. हर न्यूक्लियस के पास इक्वल प्रोबेबिलिटी. आप लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना प्रोबेबिलिटी. तो जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने का चांस होता है 1/2. तो इसी तरह ये रैंडम प्रोसेस है. ये वाली स्क्रीन कॉपी करें.
ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। हाँ, असल में देखो अनस्टेबल एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो जो चीज अनस्टेबल होती है ना वो नजर नहीं आती बाजों का। जैसे जलजला जब आता है तो जमीन के अंदर कुछ लेयर्स होती हैं जो अनस्टेबल हो जाती हैं, लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हैं उनको तो नहीं पता होता, जलजला प्रिडिक्ट नहीं हो सकता ना। तो बेसिकली कुछ चीजें हैं जो प्रिडिक्टेबल नहीं है। हो सकता है साइंस आगे जाके प्रिडिक्ट कर ले। इट वॉज अ टाइम जब बारिश भी प्रिडिक्टेबल नहीं थी, अब प्रिडिक्टेबल है। तो साइंस अभी ये नहीं बता सकती कि तुम्हारे पास अगर सपोज 100 न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं तो साइंस ये नहीं बता सकती कि कौन सा न्यूक्लियस डिके कर जाएगा। ये मकसद है। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि ये प्रोसेस बाहर से ट्रिगर नहीं होता, इसके इंटरनल फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर प्रेशर इसको कुछ नहीं करते। अब देखो ये भी कोई जल्जले वाली एग्जांपल है ना, कि बाहर आप जमीन पर चीजें फेंक रहे हैं, चीजें गिर रही, जमीन को कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप इसको यहाँ देखें तो इसमें आपको नजर आएगा कि इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। आपको यहाँ पर शेक नजर आ रहा है। ये जो शेक है ना, ये हमारा आज का अगला कॉन्सेप्ट है। जो रेडियो एक्टिव डीके होता है जब उसका ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का शेक नजर आता है, फ्लक्चुएशंस रैंडम होती हैं। जीएम ट्यूब काउंट रेट फ्लक्चुएट्स। तो जब जीएम ट्यूब से काउंट रेट लेते हैं तो वो काउंट रेट ऐसे ना फ्लक्चुएट कर रहा होता है। तो अब आप देखिएगा, लिखिएगा कि output of a GM tube count rate fluctuates। लिखिएगा GM tube count rate fluctuates GM tube count rates fluctuates. This is an evidence for the random nature of decay. This is This is the evidence for random nature. this is the evidence for random nature of decay.
अब आपको ये नजर आ रहा है, ये वाली चीज देखें, इसको कहते हैं रैंडमनेस। यहाँ पर रेडियोएक्टिव सोर्स है, जीएम ट्यूब है, ये एक्स की सेपरेशन है, ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो अब आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट, ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी करनी है। डिस्कशन होती है तो उस पर उस वक्त इंसान एक हायर पोजीशन में पोजीशन में होता है, कोई शख्स बार-बार आपसे ये कहे कि आप बार-बार ये कहा जाए कि आपके एटीट्यूड का मसला है, तो उसको कन्फेस करना इतना आसान नहीं होता। आपको ही पता है। तो प्रोवोक करने का मसला हो जाता है कि एटीट्यूड की प्रोवोकनेस होती है। यानी अगर आपसे वो कहे कि यार आपने ठीक है। अब आपने ये समझ लिया कि ये जो वेवी हो रहा है ना, वेवी चीज, इसको कहते हैं रैंडमनेस। असल में रैंडमनेस का मतलब ये होता है, अच्छा अब अगर आप टेम्परेचर बदल दें, प्रेशर बदल दें, तो ये जो ग्राफ होता है इसकी शेप नहीं बदलती। जिससे ये प्रूव हो जाता है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि जो डीके है वो नेचर वाइज, जो डीके है वो नेचर वाइज क्या होता है, जो डीके होता है वो नेचर वाइज स्पॉन्टेनियस होता है।
ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट बना स्पॉन्टेनियस डीके जो है वो कैसे पता चलता है? जो स्पॉन्टेनियस डीके होता है उसका प्रूफ ये है कि आप टेम्परेचर बदल दें, आप प्रेशर बदल दें, ग्राफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ग्राफ को फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये प्रोसेस इंडिपेंडेंट है। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब मैंने आपको क्या समझाया, वो चीज जिसको आप नहीं बदल सकते, वो चीज जिसको आप नहीं बदल सकते, वो खुद से चल रही है, खुद से कंट्रोल्ड है, उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस फिजिक्स में। तो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी इस सर कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर के साथ चार्ज लिखा है या चेंज नहीं लिखा सॉरी, चेंज लिखा हुआ है। टेम्परेचर के साथ चेंज है, प्रेशर के साथ भी चेंज लिखा हुआ है।
ठीक है, अब ये तो हो गया स्पॉन्टेनियस का कॉन्सेप्ट। अब हेडिंग डालो न्यूक्लियर फिजन, 2 लाइनें छोड़ दो और हेडिंग डालो न्यूक्लियर फिजन। When a slow moving neutron strikes a heavy nucleus, the nucleus splits into two lighter nuclei along with some neutrons and a huge amount of energy. जो लोग कैरम बोर्ड खेलते रहे हैं या जो स्नूकर खेल चुके हैं, उन्होंने देखा होगा शुरू में सारी बीच में ना वो डिस्क पड़ी होती हैं और आप एक डिस्क मारते हो और उससे फिर वो टूट के अलग अलग होती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन लेते हैं। न्यूट्रॉन को क्यों लेते हैं? क्योंकि वो न्यूट्रल होता है और वो पॉजिटिव न्यूक्लियस तक जा सकता है। हम न्यूट्रॉन को लेते हैं और न्यूट्रॉन को लेकर एक बड़े न्यूक्लियस पे मारते हैं। यू का मतलब है यूरेनियम, सबसे हैवी न्यूक्लियस है जो दुनिया में नेचुरल एलिमेंट्स है ना, उनमें सबसे बड़ा न्यूक्लियस है। जब उसमें मारते हैं तो वो दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है और साथ में ना छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। इस प्रोसेस में बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी निकलती है। ये वो प्रोसेस है जिसका नाम आपने सुना होगा, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स का आपने नाम सुना होगा। ये वो प्रोसेस है जिसकी बेसिस पर न्यूक्लियर वेपन्स बनते हैं। तो अब आप ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा एज डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियर फिजन। सब लोग ये वाली स्क्रीन कॉपी करें।
देखो ये हैवी न्यूक्लियस है और उधर से एक न्यूट्रॉन आ रहा है. अ न्यूट्रॉन इजीली अप्रोचेस द न्यूक्लियस. न्यूट्रॉन इतने आराम से न्यूक्लियस तक कैसे आ जाता है? क्योंकि असल में न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूक्लियस उसको आने से नहीं रोकता. तो अब आप इसको, अब ये वाले कॉन्सेप्ट को कॉपी करिएगा कि न्यूट्रॉन क्यों सेलेक्ट करते हैं. एक्चुअली न्यूट्रॉन इसलिए सेलेक्ट होता है क्योंकि न्यूक्लियस उसको आने से रोक नहीं सकता. अब ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी. ये हमारा इस टॉपिक का दूसरा कॉन्सेप्ट बनेगा. देखो अब इसकी स्केमेटिकल डायग्राम देखो कि आपके पास एक न्यूट्रॉन है, उसको आप एक यूरेनियम न्यूक्लियस पे फायर करो तो यूरेनियम का बड़ा न्यूक्लियस टूट कर दो छोटे न्यूक्लियाई बनेगा, वो उसको कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस. और साथ में न्यूट्रॉन्स निकलेंगे और एनर्जी रिलीज होगी. ये वाली स्क्रीन आप कॉपी करिएगा सब लोग. ये स्केमेटिकल डायग्राम है. ठीक है, अब हमने इसको समझ लिया. देखो ऐसा होता है ना, ये एक न्यूट्रॉन आया, आकर न्यूक्लियस में घुस गया, न्यूक्लियस दो हिस्सों में ब्रेक हो गया, इसको कहते हैं फिजन. इस तरह की डायग्राम्स पेपर में आती हैं. ये जो तुम्हें दिख रहा है ये बड़ा न्यूक्लियस है और ये जो दो निकले हैं ये दो छोटे न्यूक्लियाई हैं और ये जो जा रहे हैं ये तीन छोटे न्यूट्रॉन्स हैं.
अब देखें ये वाली इक्वेशन देखें, इस तरह की इक्वेशंस लिखने को आती हैं, बट अगेन वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप लिखो यू के आर, क्रिप्टॉन, बेरियम वगैरह, ये उसने दिए हुए होंगे, आपको बस नंबर याद रखने, नंबर भरने होते हैं। तो अब ये वाली इक्वेशन लिखिएगा, ये वाली इक्वेशन कॉपी करिएगा। नंबर्स लर्न तो नहीं करने ना सर? नहीं, नंबर लर्न नहीं करने होते, वो ऐसा होता है, देखो वो तुम्हें 92 दे देगा यहाँ पर एक 36 दे देगा, 56 छुपा लेगा, आगे जीरो लिख देगा। तो ये इस तरह जैसे आप केमिस्ट्री में इक्वेशन बैलेंस नहीं करते, उस तरह आपको नंबर याद नहीं करने, बल्कि नंबर्स को बैलेंस करना है। तो अगर 4 नंबर होंगे दोनों तरफ, तो वो आपको 2 नंबर दे देगा, सॉरी 3 नंबर दे देगा, एक मिसिंग होगा। सर n कौन सा है? न्यूट्रॉन? जी वेरी गुड। ये जो n है ना, दिस इज अ सिंबल फॉर न्यूट्रॉन। अब मैंने आपको जो नोट्स बनवाए थे ना, उसमें आप पिछली क्लास में देखोगे मैंने इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स के नाम कॉपी कराए थे। तो n का मतलब है न्यूट्रॉन। देखो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई फॉर एनर्जी है, ये जूल है। ये इक्वेशन पहले तो हमारे कोर्स में इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते थे, अब सीआई ने ये विड्रॉ कर लिया, अब इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आते। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन बहुत फेमस है, ये आइंस्टाइन ने दी थी, और उसने कहा था कि मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी। ये जो आपने अभी इक्वेशन लिखी है ना, इसमें उसने कहा था इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप लिखिएगा कि दिस प्रोसेस रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लिखिएगा दिस प्रोसेस रिलीजेस a large amount of energy this process releases a large amount of energy according to Einstein equation. According to Einstein equation. ये वाली पूरी स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। Sir, is that an is equals to in the red box? हाँ हाँ, ये इक्वल का साइन है, ये वाला, ये ई है और ये इक्वल का साइन। सर 10 to power 8 है। ये लिखा हुआ है 10 की पावर 8।
हाँ, वो दोनों लफ्ज सेम है, चेंज इन मास और मास डिफेक्ट एक ही है। इस इक्वेशन पर पहले कैलकुलेशन भी आती थी, लेकिन अब ये वाली कैलकुलेशन कोर्स में नहीं है। देखो, जो एनर्जी निकलती है उसमें होता क्या क्या, उसमें गैमा रेज होती हैं, फोटॉन्स होते हैं जिससे बहुत तबाही होती है, फिर इसमें हीट बहुत निकलती है, उससे भी बहुत ज्यादा तबाही होती है, फिर इसमें अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं विच आर आल्सो वेरी डिस्ट्रक्टिव। सो दिस इज बेसिकली अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़े स्केल पे इस पे तबाही होती है। अब ये वाली शीट कॉपी होगी, एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म्स है। न्यूक्लियर फिजन इज अ चेन प्रोसेस। एक मर्तबा ये प्रोसेस आप शुरू कर दें तो ये प्रोसेस चलता जाता है। पहला न्यूट्रॉन आप फायर करें, सो इससे क्या होगा कि दो न्यूक्लियाई बनेंगे। पहला न्यूक्लियस आप तोड़ दें तो फिर ये प्रोसेस चलता जाएगा। इसको अभी बताता हूँ, रोकने वाला प्रोसेस। तो एक मर्तबा ये प्रोसेस शुरू हो जाए, जैसे आप एक मर्तबा फ्यूल को आग लगाएं, जैसे स्टव होता है ना घर पे, तो वो जलता रहता है, आप उसको फिर पीछे सप्लाई बंद करनी पड़ती है। एक मर्तबा आप ये प्रोसेस शुरू कर दें तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ये प्रोसेस चेन प्रोसेस होता है। आप इसको जरा एनिमेशन में देखिएगा। So what was the third form of सॉरी, दोबारा पूछिएगा, सॉरी। what was the third form of energy? थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। Thank you, sir. सब लोग ये कॉन्सेप्ट जरा देखिएगा। अब ये यूरेनियम 235 है, उस पर एनिमेशन बनी हुई है। और आप पहला न्यूक्लियस मारे, पहला न्यूट्रॉन आप मार दें, ये आपका पहला न्यूट्रॉन है, ठीक है। देखो ऐसे ही हिला और टूट गया। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है और इसमें छोटे छोटे फिर न्यूट्रॉन निकलते हैं। एक मर्तबा आप ये प्रोसेस शुरू कर दें, एक मर्तबा आप ये प्रोसेस शुरू कर दें तो फिर ये प्रोसेस चलता जाता है और ये प्रोसेस रुकता नहीं है। Sir, what speed does this process take place? बहुत बहुत ज्यादा स्पीड होती है, मतलब समझो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है, बहुत ज्यादा स्पीड होती है। La reacción en cadena se produce cuando un átomo emite un neutrón, que a su vez choca con otro átomo y produce la fisión, o sea, la división.
सर डॉटर न्यूक्लियाई का फिर मास नंबर क्या होता है? देखिए डॉटर न्यूक्लियस का मास नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होता। यानी डॉटर न्यूक्लियस का मास कुछ भी हो सकता है। तुम अगर सपोज ऐसे सोचो कि तुम एक चीज को तोड़ो और उसका मास हो 10, ठीक है? तो उसको तुम तोड़ो तो उसके दो पीसेस बना लो। हो सकता है एक 2 का बने, एक 8 का बने, एक 6 का बने, एक 4 का बने, एक 5 का बने, एक और 5 का बने। तो ये असल में ना, इसको आप यूं समझो कि ये रैंडम है, इसके कोई फिक्स नंबर आपसे पूछेगा नहीं। चलो अब ये वाली डेफिनेशन कॉपी करो, ये वाली डेफिनेशन कॉपी करो। चलो अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ फिजन। फिजन की दो बड़ी एप्लीकेशंस हैं। एक तो उसका कंस्ट्रक्टिव यूज है जो कि कहलाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और एक उसका डिस्ट्रक्टिव यूज है जहां पर वेपन बनता है, न्यूक्लियर बॉम्ब। तो आप ये वाली चीज कॉपी करिएगा, यानी इसके दो बड़े एप्लीकेशंस हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अब हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो होते हैं उनमें बेसिक आइडिया ये होता है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसके अंदर हम ये प्रोसेस करते हैं, एनर्जी निकलती है और उससे ये प्रोसेस जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, वहां से फिर बॉयलर में जाती है, बॉयलर में पानी गर्म होता है। ये पानी जो है वो स्टीम बनता है और स्टीम फिर टरबाइन को घुमाती है। टरबाइन जो है वो मोशन को, टरबाइन जो है ये मोशन देता है किसको? जनरेटर को। अब देखिए जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है, न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में, उससे फिर काइनेटिक एनर्जी आ गई और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
ये बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट का ब्लॉक डायग्राम है। तो आपने जो लिखा था उसमें आपने हेडिंग डाली ना न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो उसमें अब ये वाली चीज कॉपी होगी, ये वाली चीज कॉपी करिएगा। So what's written in the second line, second box? ये लिखा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। देखो मैं आपको एक एनिमेशन शो करूंगा ताकि आप इस प्रोसेस को देख सको। पूरा प्रोसेस को लिखने को नहीं आता, बस ब्लॉक डायग्राम होती है। तो आप इस प्रोसेस को सब लोग देखिएगा।
देखिए आपने पूरी एनिमेशन देखी न्यूक्लियर पावर प्लांट की। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, वो ज्यादातर फ्रेश वाटर के करीब बनाते हैं ताकि वो रिजर्व भी मिले, पानी भी मिले। स्टीम बनानी होती है ना, और जो रेडियो एक्टिव सोर्सेज है उनको भी पानी में डाल के ना सेव कर लेते हैं। अब इसका एक डिस्ट्रक्टिव यूज है जो अब कोर्स में नहीं है, डिटेल नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि ये ओ लेवल से हटा दिया था उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह जो है ना। तो इसका एक न्यूक्लियर वेपन का एक मिस यूज है एटॉमिक बॉम्ब। जो एटॉमिक बॉम्ब्स होते हैं वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होते हैं। अब जब ये बॉम्ब फटता है तो इसका एक बहुत फेमस किस्म का मशरूम क्लाउड बनता है। उसके सेंटर में हीट होती है, उसी से एनर्जी निकलती है, और ये आपको नजर आ रहा है। इट्स अ ह्यूज हीट क्लाउड। मैं आपको इसकी एक टेस्ट दिखाता हूं जो पानी में किया था। सर ये पानी में से आग निकल रही है या ये पानी है? नहीं, ये पानी है। ये तो टेस्ट है ना, न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट है। जैसे पाकिस्तान ने जब किया था तो चागी में किया था अंडर माउंटेन, तो इसको कहते हैं कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो इसको कंट्रोल कर लेते हैं और कंट्रोल करके टेस्ट सर करते हैं। कौन सा वाला है सर? कौन सा वाला? ये तो किसी और का मतलब है। ये ये किसी का, आई थिंक साउथ कोरिया का, किसी आई थिंक कोरिया वाला है ये। तो उसमें उन्होंने पानी में पहले लोग करते थे, फिर अब पानी वाला मॉडल खत्म हो गया है तो अब वो माउंटेन के नीचे कर लेते हैं। तो सर ये एटॉमिक बॉम्ब पानी के अंदर डाला हुआ है? बॉम्ब होते हैं, बॉम्ब बेसिकली बहुत छोटे होते हैं, एटॉमिक वेपन साइज में बड़े नहीं होते। तो उनको पानी के बहुत नीचे ले जाके रख देते थे, और नीचे ले जाके ना वहां रख के छोड़ते, वहां से फाड़ते थे। चलें, अब उसके बाद 2 लाइनें छोड़िएगा और हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, और यहाँ पर तो एक, वो एटॉमिक बॉम्ब कॉपी नहीं करना था सर? नहीं एटॉमिक बॉम्ब हमारे कोर्स में नहीं है, उसे मैंने नॉलेज के लिए बताया। हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर 5 मिनट का ब्रेक है क्योंकि क्लास लंबी है, तो देयर इज अ 5 मिनट ब्रेक। हम इसको 5 मिनट के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं।
हेडिंग है न्यूक्लियर फ्यूजन, हेडिंग है न्यूक्लियर फ्यूजन, a process in which two lighter nuclei join together to form a heavier nucleus along with the emission of a large amount of energy. अब ये ना फिजन का उल्टा है, आप दो छोटे न्यूक्लियाई को जोड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बना लो और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन जो है वो फिजन का उल्टा प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, हम दो न्यूक्लियाई को करीब लाते हैं, ये न्यूक्लियाई बाय नेचर एक दूसरे को ना रिपेल कर रहे होते हैं, लिहाजा ये प्रोसेस शुरू करना बहुत मुश्किल है। ये वाली डेफिनेशन कॉपी होगी, सब ये वाली डेफिनेशन कॉपी करिएगा। फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी करें,
Fusion is very difficult to start as the nuclei repel each other. फ्यूजन को स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करते हैं. ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी. अब एग्जांपल देखें. H21 plus H21 gives you He42 plus energy. ये वाली इक्वेशन कॉपी होगी. न्यूक्लियर फ्यूजन की एग्जांपल है. Sir, यस. are we supposed to memorize this equation? नहीं नहीं, ये इक्वेशंस मेमोराइज नहीं करनी होती. मैंने अभी आपको जैसे बताया ना कि दिस इक्वेशंस आर नॉट. हाँ, ये हो सकता है कि वो आपसे कहे कि ये 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ बताओ क्या आएगा. ऐसी इक्वेशंस रटने को नहीं होती. अब जरा ये प्रोसेस देखिएगा फ्यूजन का. सब लोग ये प्रोसेस देखिएगा. Sir, can you show the previous slide for a minute, please? अब आपने ये जो शॉर्ट एनिमेशन देखी, अब ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन का, ये जो प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन का, ये वाला, इसको करना हमारे लिए, इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है अभी. लेकिन नेचर इस प्रोसेस को कर रही है. जो स्टार्स होते हैं, जैसे हमारा सन है ना, वहां पर ये प्रोसेस आज भी हो रहा है. आप इस एनिमेशन को देखिएगा सूरज से रिलेटेड.
अब इसकी भी वही दो एप्लीकेशंस हैं। ये प्रोसेस सूरज पे हो रहा है बाय नेचर। इस प्रोसेस की भी दो ही तरीके हैं, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जो अभी ग्रो कर रहे हैं, दूसरा इसकी एप्लीकेशन होती है हाइड्रोजन बॉम्ब, जो आपने नाम सुना होगा। इट्स अ वेरी डेंजरस वेपन, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेपन ऑन दिस प्लैनेट। ये एक पिक्चर है हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन पावर प्लांट की, लेकिन अभी इसको मैनेज करना मुश्किल है, इसकी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हो सकी। हाइड्रोजन बॉम्ब्स जो होते हैं, ये बहुत डेंजरस वेपन है और ये पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकता है। यानी अगर ये बॉम्ब लॉन्च किया जाए प्रॉपर बॉम्ब की तरह, टेस्ट की तरह नहीं, प्रॉपर बॉम्ब की तरह, तो ये पूरे पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकता है। तो हम इसको कहते हैं कि इट्स अ वेपन ऑफ टोटल डिस्ट्रक्शन। अब इसका मैं आपको एक टेस्ट दिखाता हूं रशिया में, जो दिन के वक्त किया गया था डेजर्ट में। अब नीचे लिखिएगा कि फ्यूजन इज नेचुरली अकरिंग ऑन द स्टार्स लाइक सन। लिखिएगा फ्यूजन इज नेचुरली अकरिंग एट द स्टार्स। Fusion is naturally occurring at the stars like sun चलो हेडिंग डालो स्टार फॉर्मेशन। सर हमने एप्लीकेशन ऑफ फ्यूजन कॉपी नहीं की। वो है हमारे कोर्स में है नहीं ना, अतः सिर्फ नाम बताया मैंने। वो आपके हमारे कोर्स में हाइड्रोजन बॉम्ब और ये सब चीजें नहीं है ना। हेडिंग डालिएगा स्टार फॉर्मेशन। स्टार फॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है, स्टार्स मिल्की वे में बने हुए हैं और ये अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं, अपनी रोशनी खुद प्रोड्यूस करते हैं। देखो आपको नजर आ रहा है ना, स्टार्स हैं। स्टार्स वो होते हैं जो अपनी रोशनी खुद प्रोड्यूस करते हैं। अब स्टार्स बनते कैसे हैं? जो स्पेस होती है, गैलेक्सीज होती हैं, वहां पर ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, माउंटेन साइज की ना, जैसे आपको ये नजर आ रहा है ना, इनको कहते हैं स्टार नर्सरीज। अब होता क्या है, स्टोरी कैसे डेवलप होती है कि जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनके बीच में ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी आपको पता है, मास वाली। इसके दरमियान में हाइड्रोजन गैसेस होती हैं। हाइड्रोजन गैस बहुत छोटी मॉलिक्यूल होते हैं, जो लोग केमिस्ट्री लेते हैं उनको पता है कि सबसे छोटा जो न्यूक्लियस है वो हाइड्रोजन का होता है। बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन न्यूक्लियाई पड़े हुए होते हैं। जब ये ग्रेविटी की वजह से करीब आते हैं
तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं। जब न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है और उससे फिर क्या होता है, स्टार लेट हो जाता है। तो आपने हेडिंग डाली थी स्टार फॉर्मेशन, और उसमें ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। ठीक है, अब आपने ये डायग्राम बनाई, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट मैप कॉपी कर लीजिएगा। चले, हेडिंग डालिएगा लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। अब जो स्टार का लाइफ साइकिल होता है, उसमें लिखिएगा कि लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। अब उसमें क्या होता है, स्टार कब तक चलते हैं, ये जो हमारा जैसे सन है ये कब तक चलेगा, ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई पे। जब स्टार बन जाते हैं तो ऐसे ग्लो करते हैं, ठीक है। अब ये कब तक जलेंगे, जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं ना, तो जब तक पेट्रोल जलता रहता है गाड़ी चलती रहती है। इसी तरह इनके अंदर होते हैं न्यूक्लियाई। अभी आपने एनिमेशन भी देखी थी, जब वो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई खत्म हो जाएंगे तो स्टार फिर खत्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। फिर वो आपने ब्लैक होल का नाम सुना होगा, आजकल बड़ी फिक्शन मूवीज में आता है। तो जब स्टार की डेथ हो जाती है
तो फिर वो ब्लैक होल बन जाता है। लिखिएगा कि हेडिंग है लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, उसमें लिखिएगा कि इट डिपेंड्स अपॉन, H2 मींस हाइड्रोजन गैस, H2 का मतलब है हाइड्रोजन। लिखिएगा कि लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार, उसमें लिखिएगा कि हेडिंग डालने के बाद लिखिएगा कि when the number of nuclei, number of fusible nuclei, when the number of fusible nuclei finishes number of fusible nuclei finishes a star completes its life cycle, number of fusible nuclei finishes, a star completes its life cycle। जब एक स्टार की जब एक स्टार की डेथ हो जाती है तो वो बनता है ब्लैक होल। वो हमारे कोर्स में नहीं है। चलो अब 2 लाइनें छोड़ो, हेडिंग डालो गीगर मार्सडन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये वाली हेडिंग डाल दो। ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले हुआ था और ये उस जमाने की बात है जब लोगों को ये पता था कि एटम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, बट न्यूक्लियस डिस्कवर नहीं हुआ था। यानी इट वाज अ टाइम व्हेन पीपल वर अनअवेयर अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि बीच में न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लोगों को पता नहीं था। अब हेडिंग डालिएगा, साइड हेडिंग डालिएगा इंट्रोडक्शन। उसमें लिखिएगा कि दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड this experiment was conducted this experiment was conducted this experiment was conducted to determine the structure of an atom। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया उस वक्त एटम डिस्कवर नहीं हुआ था। एटम का स्ट्रक्चर मतलब, चलो साइड हेडिंग दो अपरेटस।
So what did you say after this experiment was conducted? To determine the atomic structure. Of an atom? Yes, atomic structure बोल दिया ना, तो वो तो दोबारा फिर एटम नहीं बोलेंगे ना, वो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर. चलो साइड हेडिंग डालो अपरेटस. इसका अपरेटस ऐसे बनाया गया था कि एक बड़ी सी वो थी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी, बीच में इन्होंने गोल्ड का फॉयल रखा था, लेड लाइंड बॉक्स रखा हुआ था, सामने से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे और आकर इस गोल्ड फॉयल को हिट करते थे. इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब ये गोल्ड फॉयल को आकर एक अल्फा पार्टिकल हिट करेगा, जब एक अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल को हिट करेगा तो आगे से अल्फा पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड करेंगे. कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो टकरा के वापस आ गए. इन्होंने देखा कि मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो उस फॉयल में से गुजरे और सीधे चले गए. कुछ थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट हुए, कुछ बड़े एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हुए. कंक्लूजन क्या है देखिए कि बीच में एक न्यूक्लियस रखा हुआ है, गोल्ड फॉयल से ये टकरा के वापस आएंगे. उस वक्त न्यूक्लियस नहीं पता था. इनको पता कैसे चला कि जब इन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो प्लस है. अब अगर एक पॉजिटिव पार्टिकल एकदम शार्पली मुड़ रहा है तो उसका मतलब है सामने कोई चीज प्लस ही होगी, वरना वो क्यों मुड़ेगा. तो इससे इनको समझ आया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाता है. आप लोग अब एक एनिमेशन देखिएगा मेरे पास, ये कुछ एनिमेशंस हैं ताकि ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है इसको It involved them sitting for hours in flashes of light on the screen. We've replicated that with modern detector technology. As Rutherford deduced, most of the gold atom's empty space, so the alpha particle just goes straight through, doesn't see anything, and goes on count every few seconds. And looking just by eye for flashes of light on the screen, we've replicated that with modern detector technology. In its current position behind the foil, it will measure one count every few seconds. As Rutherford deduced, most of the gold atom's empty space, so the alpha particle just goes straight through, doesn't see anything, and goes through in a straight line. Occasionally, one of the particles will come close enough to the nucleus of the gold atom that it will be deflected. In 1910, Rutherford and his co-workers were studying the angles at which alpha particles were scattered as they passed through a thin gold foil. Most of the alpha particles passed through undeflected. However, a few were found to be scattered at large angles, some even back in the direction from which they had come. This meant that they had collided with an object much more massive than the alpha particles themselves, yet so small that only a few alpha particles encountered them. This atomic level view shows what is happening. Most of the atom is occupied by the low mass electrons. The nucleus is small and massive. When an alpha particle encounters a nucleus, it is scattered at a large angle. In 1910, In Rutherford scattering, a beam of alpha particles pictured in red is ejected towards a gold foil target, surrounded by a circular blue detecting screen. Alpha particles scattered by the gold can be seen as spots of light hitting the detector at different locations. As we zoom into the gold foil, we can see in this magnified view that occasionally an alpha particle will collide with a gold nucleus pictured as black dots and get scattered. This experiment established that atoms consist of a very small central core of heavy protons and neutrons surrounded by very light electrons. Thus, most
सॉरी, वो इंटरनेट ब्रेक हो गया था। देखो, आपको ये नजर आ रहा है, ये गोल्ड का न्यूक्लियस है और ये अल्फा पार्टिकल उसके पास से मुड़ के जा रहे हैं। अब आपने हेडिंग डाली थी अपरेटस, आप लोगों ने हेडिंग डाली थी अपरेटस, ये वाली अब स्क्रीन कॉपी होगी, ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। सब लोग ये वाली डायग्राम कॉपी करिएगा जहां तक आपने लास्ट टाइम कॉपी करा था।
इसको कॉपी कर लें, फिर हम आज का काम यहीं तक रोकेंगे और इसको इंशाल्लाह फिर हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।